इससे पहले कि युग कुछ समझ पाता, वो अपनी साइकिल समेत एक बड़े गड्ढे में जा गिरता है। संयोग से वो गड्ढा भी सूखे पत्तों से भरा हुआ है। तभी युग को चोट नहीं आती और उसकी साइकिल भी टूटने से बच जाती है। मगर युग अब पूरी तरह लंगूरों के बीच फंस चुका है। लंगूर उत्तेजित होकर गड्ढे के किनारे आ जाते हैं और युग को देखकर ऐसे विचित्र आवाज निकालने लगते हैं मानो वो कोई चोर हो और उनके घर में घुस आया हो। हमेशा की तरह युग के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मगर उसकी रगों में अब भी उसकी शक्ति ज्वाला बनकर दौड़ रही है। युग सोचने लगता है, अगर मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने की कोशिश की तो ये लंगूर मुझसे जरूर भिड़ जाएंगे, फिर बहुत खून खराबा होगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या करूं? देखते ही देखते लंगूरों की तादाद दोगुनी से चौगुनी हो जाती है, मानो उनकी पूरी आबादी वहां आ पहुंची हो। लंगूरों में खलबली मच गई है। कुछ लंगूर विचलित होकर तांडव कर रहे हैं, कुछ युग पर पेड़ की टहनियां बरसा रहे हैं, मगर सभी वो विचित्र आवाज ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि वो उनकी नेशनल एंथम हो और उसे गाना कंपलसरी हो। युग सोचता है, अगर छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर निकल भी गया तो जाऊंगा कहां? मुझे तो आगे का रास्ता भी नहीं पता। काश कि मैं इन्हें समझा पाता। मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं तो बस भटक गया हूं। अचानक लंगूरों की वो विचित्र आवाज एकदम से बंद हो जाती है, मानो उन्हें किसी चीज का आभास हुआ हो। वो धीरे धीरे अपनी उत्तेजना कम करने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी तरह शांत हो जाते हैं। युग सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक से शांत कैसे हो गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लंगूर अनुशासित सैनिकों की तरह किसी के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। वो दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो उनके बनाए हुए रास्ते पर चलकर कोई किनारे की तरफ बढ़ रहा है। अगले ही क्षण युग को किनारे पर खड़ा दिखता है एक बड़ा सा सफेद बूढ़ा लंगूर, जिसे हम हनुमान लंगूर के नाम से भी जानते हैं। उस बूढ़े लंगूर के चेहरे पर न ही उत्तेजना है और न ही द्वेष, बल्कि उसके काले मुख पर असीम शांति का वास है और युग के लिए है सिर्फ आदर। अपनी इंसानी आंखों से वो सीधे युग की आंखों में झांकता है और कुछ न बोले ही युग को उसकी सारी बातें समझ आने लगती है। वो युग से अपनी प्रजा की ओर से क्षमा मांगता है और कहता है उन्हें इंसानों की आदत नहीं है, इसलिए युग को देखकर वो विचलित हो उठे थे। वो बूढ़ा हनुमान लंगूर एक इशारा करता है और उसकी वानर सेना गड्ढे में पेड़ की जड़ें फेंकने लगती हैं। फिर ढेर सारे लंगूर गड्ढे में कूद पड़ते हैं और युग की साइकिल को जड़ों के सहारे ऊपर उठाने लगते हैं। ये दृश्य देख युग को एक अद्भुत सपने की तरह लग रहा है। हे भगवान, क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या इसी प्रकार वानरों ने श्री राम के लंका जाने के लिए पुल बनाया था? जड़ों के सहारे युग भी गड्ढे से बाहर आ जाता है और हनुमान लंगूर के आगे हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा लंगूर अपनी उंगली से एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा करता है। युग सहमति में अपना सिर हिलाता है और अपनी साइकिल पर सवार होकर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ता है। वानर सेना पेड़ों से झूल झूल कर युग के साथ चलने लगती है और उसे आगे का रास्ता दिखाती है। उस कच्ची सड़क पर चलते चलते युग उसी रेस्टिंग प्लेस पर पहुंच जाता है जहां से वो पहले आया था। अरे ये तो वही बेंच है जहां मैंने पहले झपकी ली थी। मैं फिर से यहीं आ गया। युग अपने चारों ओर देखता है। अरे ये लंगूर कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। युग को उबासी आने लगती है। उफ, बड़ी थकान महसूस हो रही है। आसपास कोई बावई भी नहीं है। 10 मिनट के लिए झपकी ले लेता हूँ, फिर वॉच टावर के पास चला जाऊंगा। 10-15 मिनट लेट हुआ तो माँ बाबा समझ जाएंगे। ये सोचकर युग बेंच पर लेट जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। फॉर्च्यून ग्रिल से बाहर निकलकर दिलीप जेड से पूछता है, हाँ जेड भैया, अब बताइए का सेवा करें हम आपकी? जेड बोलता है,
मुझे युग की पूरी कुंडली चाहिए। वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, किसके साथ उठना बैठना है। बाकी तो तुम समझदार हो ही, दिलीप बोलता है। बस इतनी सी बात, बिल्कुल हो जाएगा। जेड पूछता है, और एक बात, क्या तुमने युग के साथ कुछ अजीब होते देखा है? दिलीप अजीब सी शक्ल बनाकर पूछता है। हैं? क्या मतलब? जेड कहता है, मतलब कि समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। दिलीप कहता है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी? वो तो साला बहुत ही साधारण इंसान है। अच्छा हाँ, स्कूल के पहले दिन एक को अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा था वो, फिर नैना के बगल में बैठकर रातों रात उसकी अंग्रेजी सुधर गई। अब तो उसकी गिनती भी अंग्रेजी क्लास के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में होती है। जेड बोलता है, इंटरेस्टिंग। तभी बब्बन दिलीप को याद दिलाता है, और भैया जी गणित? दिलीप कहता है, अरे हाँ, वो गुड़ गोबर साला 10वीं कक्षा का गणित हल कर दिया, वो भी 5 अलग अलग तरीकों से, और गणित ओलंपियाड में भी सिलेक्ट हो गया। ये अलग बात है कि हम उसका नाम हटवा दिए हैं, मगर ये उसे नहीं पता है, सरप्राइज है उसके लिए। जेड कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी लल्लन दिलीप को याद दिलाता है, और भैया जी एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट? दिलीप बोलता है, साले तुम लोग मुझे भूलने नहीं दोगे का? हाँ जेड भैया, वो साला 5-5 खेल में क्वालिफाई कर गया। साइकिलिंग रेस के दौरान तो उसने साइकिल से ऐसी ऊंची छलांग लगाई थी जैसे वो साला मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज हो। पता नहीं कौन सी जन्म घुट्टी पीकर बड़ा हुआ है। जेड कहता है, ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी जानकारी के साथ मुझे कांटेक्ट करो। दूसरी ओर युग हड़बड़ा कर नींद से उठ जाता है और घबराकर अपनी घड़ी देखता है। अरे नहीं, 3 बज गए, मैं फिर से लेट हो गया। माँ ने तो पूरा जंगल सर पर उठा लिया होगा। बाबा फिर से मुझे समय के मूल्य पर ज्ञान देंगे। अरे नहीं, मैं तो गया काम से। युग उठकर साइकिल पर सवार होता है और मेन रोड की तरफ बढ़ता है। तेज रफ्तार से पेडल मारते हुए युग मेन रोड पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ किलोमीटर दूर जाते ही युग को रोड के बगल में एक बड़ी सी इंक्लोजर दिखती है जो ऊंची दीवार से घिरी हुई है। दीवार के पीछे 2 बड़े बड़े मेटेलिक टैंक किसी विशाल दानव की तरह खड़े हैं। इंक्लोजर के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है मथुरा रिफाइनरी। ये देखकर युग सोचने लगता है, ये रिफाइनरी बर्ड सेंचुरी में कहां से आ गई, और सरोवर के इतने पास रिफाइनरी का होना कहां तक उचित है। मथुरा रिफाइनरी से करीब 2 किलोमीटर आगे चलते ही युग को एक और बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा हुआ है कीथम सरोवर। उस बोर्ड के ठीक पीछे से ही सरोवर शुरू हो जाती है। 7 किलोमीटर के रेडियस में फैली वो पंचकोना सरोवर अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण है। पूरे सरोवर में जगह जगह द्वीप बने हुए हैं जिसमें से कुछ मानव निर्मित हैं। इन्हीं द्वीप पर विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स प्रजनन के लिए आते हैं। युग को सरोवर के समानांतर चलती हुई एक रोड दिखती है। युग उस रोड को पकड़कर आगे बढ़ने लगता है और अपना वॉच टावर ढूंढने लगता है। सरोवर के किनारे सैकड़ों वॉच टावर बने हुए हैं, मगर युग को तलाश है डाल्टर वॉच टावर की। युग को सरोवर में विभिन्न प्रजाति के पक्षी दिखते हैं। उनमें से कुछ प्रजाति जैसे सफेद बगुला, काली गर्दन वाला सारस, हंस, बतख, गढ़वाल इत्यादि को युग खुद ही पहचान लेता है। युग को सरोवर में रंग बिरंगे पैडल बोट भी तैरते हुए दिखते हैं जिनमें पर्यटक बैठे हुए हैं। आखिरकार युग को डाल्टर वॉच टावर दिख जाता है। टावर के नीचे युग के माँ बाबा खड़े हैं और उनके बगल में खड़ा है एक वन विभाग का अधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। उसे देखते ही युग घबराने लग जाता है। हे भगवान, ये फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं इन्हें बाबा ने तो नहीं बुला लिया। युग साइकिल से उनके पास पहुंचता है। युग को देखकर उसकी माँ उसे गले से लगाकर पूछती है, बेटा तू कहाँ रह गया था? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? युग के बाबा बोलते हैं, लापरवाही की भी कोई हद होती है। कहाँ रह गया था?
2 बजे तक यहाँ पहुंचने की बात हुई थी। युग बड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है, वो बाबा, मेरे पीछे लंगूरों का एक झुंड पड़ गया था, उन्हीं से पीछा छुड़ाकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही फॉरेस्ट ऑफिसर बोल पड़ता है, लंगूरों का झुंड? इस जंगल में दूर दूर तक कोई लंगूर नहीं है। ये सुनकर युग को बड़ा ताज्जुब होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? ग्रे रंग के लंगूरों का एक बड़ा झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। मेरी लाल टोपी भी चुरा कर ले गए। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। फॉरेस्ट अफसर को फिर भी यकीन नहीं हो पाता। वो बड़े संकोच के साथ बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी जांच करवाता हूँ। हो सकता है यमुना पार के जंगलों से खाने की तलाश में यहाँ आ गए होंगे, मगर ध्यान रहे आगे से अकेले जंगलों में भटकना मत। ये बोलकर फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है। युग की माँ फिर से उसे पकड़कर पूछती है, तू ठीक तो है ना? युग बोलता है, हाँ माँ, लंगूर थे, शेर नहीं। फिर हनुमान लंगूर को तो पूजा भी जाता है हमारे देश में। युग के बाबा पूछते हैं, तो वो रेस्टिंग प्लेस पर भी गया था क्या? युग बोलता है, हाँ बाबा। क्यों? बाबा बोलते हैं, तभी तो जरूर झपकी लेने के चक्कर में घोड़ा बेच कर सो गया होगा और सपने में लंगूरों के झुंड को देख डाला होगा। अच्छी तरह पहचानता हूं तुझे। युग खुद को डिफेंड करने लगता है, बाबा वो सपना नहीं था, मैं गड्ढे में गिर गया था। फिर एक हनुमान लंगूर ने आकर मेरी मदद की और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं सच कह रहा हूँ। ये बोलने के साथ ही युग को अफसोस होने लगता है कि उसने ये बात क्यों बोली। ये बात सुनकर बाबा जोर से हंसने लग जाते हैं। माँ उन्हें डांटते हुए बोलती है, मेरे बेटे पर हंसो मत। वो इतने दावे के साथ कह रहा है तो जरूर ही हनुमान लंगूर ने उसकी मदद की होगी। ईश्वर की लीला हर कोई नहीं समझ सकता। युग पूछता है, तो कौन समझ सकता है? माँ बोलती है, जो आस्था रखकर समझने की कोशिश करता है। युग और उसकी माँ एक नीले पेडल बोट में कीथम सरोवर की सैर कर रहे हैं। सरोवर के बीच से नजारा और भी सुहाना लग रहा है। चारों ओर छोटे छोटे द्वीप और उन पर दिख रहे विभिन्न प्रजाति के पक्षी आंखों को बड़ा आनंद दे रहे हैं। सरोवर में और भी पेडल बोट हैं। उनमें से एक में बैठा हुआ है बाबई और उसका परिवार। युग की नजर बाबई पर पड़ती है और उसे रेस्टिंग प्लेस वाला किस्सा याद आ जाता है। युग अपनी नजरें घुमा लेता है। बस तभी एक आवाज आती है, बाबई! युग मुड़कर देखता है, बाबई बोट पर नहीं है। उसकी माँ चीख चीख कर उसे पुकार रही है। बिना सोचे समझे युग भी पानी में कूद पड़ता है। ये देखकर युग की माँ हैरान होकर बोल पड़ती है, अरे युग को तो तैरना नहीं आता। क्या युग सरोवर से बचकर निकल पाएगा? क्या वो बाबाई को बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बोट से छलांग लगाने के बाद युग को ध्यान आता है कि उसे तो तैरना नहीं आता। किसी को मुसीबत में देखकर बिना कुछ सोचे समझे ही युग ने पानी में छलांग लगा दी है। अब दोनों बोट में खलबली मच गई है। उधर बाबई के माँ बाबा मदद के लिए पुकार लगा रहे हैं। इधर युग की बोट में कुसुम मदद के लिए चिल्ला रही है। युग पागलों की तरह पानी में हाथ पैर मारते हुए ना डूबने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो जाप करके अपनी शक्ति को सक्रिय करने की भी कोशिश कर रहा है। हे मेरे शरीर की शक्ति, मेरी मदद कर, मुझे मछली की तरह तैरना सिखा दे। युग के मन में तैर पाने की तीव्र इच्छा पहले से ही है, क्योंकि वो डूब रहा है। कुछ ही सेकंड्स में युग को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में हजारों तरंगें एक साथ उठ रही हों। उसके दिल की धड़कन और सांसें तेज होने लगती हैं। उसके शरीर में असीमित ऊर्जा भरने लगती है। उसे तेज एड्रेनालाइन रश का अनुभव होने लगता है। युग के शरीर में अब उसकी शक्ति सक्रिय हो उठी है, मगर फिर भी युग की शक्ति उसके काम नहीं आ रही है। हे भगवान, मैं तैर क्यों नहीं पा रहा हूँ?
मेरी शक्ति को तैरने की प्रक्रिया सीखने में और कितना वक्त लगेगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। युग और जोर से पानी में हाथ पैर मारने लगता है और इस प्रक्रिया के मसल मेमोरी बनने का इंतजार करता है। इस दौरान बाबई के पिता भी पानी में कूद पड़े हैं और ना डूबने का संघर्ष कर रहे हैं। युग के दिमाग में एक ही बात चल रही है, क्या मेरा अंत होने वाला है? पानी में डूबकर अचानक युग की शक्ति हरकत में आ जाती है। इतनी देर तक पानी में हाथ पैर मारते रहने की वजह से वो प्रक्रिया मसल मेमोरी बन गई है और उसकी शक्ति ने उसे सीखकर और बेहतर बना दिया है। युग अब आसानी से तैरने लगता है और मछली की तरह गोता लगाकर बाबई की बोट के पास पहुंच जाता है और उसके पिता को वापस बोट पर चढ़ा देता है। फिर एक लंबी सांस लेकर युग पानी की गहराई में उतरता है और बाबई को ढूंढने लगता है। सरोवर जल वनस्पति से भरी हुई है, ऊपर से पानी में ढेर सारी मछलियां भी हैं, इसलिए पानी की दृश्यता काफी कम है। युग तेजी से तैरकर सरोवर के तल को माप डालता है। उसका ध्यान थोड़ी दूर एक वनस्पति के गुच्छे पर जाता है। युग आंखें फाड़कर देखता है तो उसे एक लाइफ गार्ड दिखाई पड़ता है जो बाबई को उस गुच्छे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो गुच्छा किसी फंदे की तरह बाबई को जकड़े हुए है। युग तेजी से वहां पहुंचकर फंदे को चीरने लगता है। ये देखकर लाइफ गार्ड को और हिम्मत मिलती है और वो अपना पूरा दम लगाकर बाबई को खींचने लगता है। युग अपनी पूरी जान लगाकर उस वनस्पति के गुच्छे को चीर डालता है और बाबई को आजाद करा देता है। लाइफ गार्ड बाबई को सतह पर ले आता है और उसका पेट दबा दबा कर उसके पेट और फेफड़ों से पानी निकालने लगता है। बाबई अब भी सांस नहीं ले रहा है। लाइफ गार्ड बाबई को सीपीआर देकर उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने लगता है। अब तक वहां एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और बाबई और युग के माँ बाबा भी पहुंच गए हैं। इसी तरह सीपीआर देते देते अचानक बाबई सांस लेने लग जाता है। उसके माता पिता की जान में जान आती है। दोनों को बर्ड सेंचुरी के मेडिकल सेंटर में लाया जाता है। युग टॉवेल पहने मेडिकल रूम में बैठा हुआ है। डॉक्टर ने उसकी शारीरिक जांच करने के बाद उसे पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है, मगर बाबई अभी भी ऑब्जर्वेशन रूम में है। उसके फेफड़े में ढेर सारा पानी भर जाने के कारण उसका केस पेचीदा हो गया है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए आगरा ले जाया जा रहा है। लाइफ गार्ड युग के माँ बाबा से कहता है, सही समय पर पानी से बाहर निकाले जाने की वजह से ही बाबई अब भी सांस ले रहा है और इसका श्रेय जाता है आपके बेटे को। अगर युग ने सही समय पर वहां पहुंचकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बाबई को पानी से नहीं निकाल पाता। लेकिन युग सोच रहा है, मेरे पास शक्ति होते हुए भी मुझसे देरी हो गई क्योंकि मैं तैयार नहीं था। मुझे तैरना नहीं आता था। लाइफ का इतना बड़ा सर्वाइवल स्किल मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे आगे से और तैयार रहना होगा। सफलता भी तभी मिलती है जब उचित तैयारी होती है, उसके बिना मेरी शक्ति भी किसी काम की नहीं। युग के बाबा निर्णय लेते हैं कि आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है और परिवार को अब अपना जंगल ट्रिप समाप्त करके सफर में आगे बढ़ना चाहिए। यादव परिवार पास के बस स्टॉप से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पकड़ता है और NH-19 में आगे बढ़ने लगता है। युग बस की खिड़की से बाहर झांक रहा है। बाहर का नजारा अब भी उतना ही मोहक है जितना सवेरे था। आकाश अब भी विशाल सफेद बादलों से ढका हुआ है। हाईवे के दोनों ओर अब भी हरे लहलहाते खेत हैं, लेकिन युग का ध्यान कहीं और है। वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। साला ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? दिल्ली की लाइफ कितनी सिंपल थी। बस स्कूल जाओ, कॉर्नर सीट पर बैठकर टीचर की नजरों से बचकर रहो, बच्चन और पब्लो के साथ मटर गश्ती करो, पास होने के लिए थोड़ा सा पढ़ लो और जितना मर्जी उतनी साइकिल चलाओ। हाँ, गरीबी का एहसास तब भी था, मगर लाइफ फिर भी सिंपल थी। लेकिन वो जब से लैब वाला हादसा हुआ है और मुझे ये शक्तियां मिली हैं, सब कुछ बदल गया है। अब तो ये सीन है
कि जब भी किसी को मुसीबत में देखता हूं, ऐसा लगता है जैसे उसकी मदद करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरे पास शक्तियां हैं। कभी इसके विपरीत सोच लूं तो गिल्टी फीलिंग होने लगती है। ऐसा क्यों है? चाहे पीटर पार्कर ने अंकल बेन के ज्ञान को सीरियसली न लिया हो, मगर मैंने ले लिया है। क्यों? क्या ये शक्तियां मैंने मांगी थी? और तो और जब से ये शक्तियां मुझे मिली हैं, मेरे चारों ओर अजीब सी चीजें होने लगी हैं। जंगल में उन वानर सेना का दिखना, रात को अजीब अल्ट्रावायलेट सपनों का आना। साला, पहले तो मैंने डेड बॉडी तक नहीं देखी थी, और अब तो मेरे सामने ही 2 लोग जलकर भस्म हो गए और एक अभी मरते मरते बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे डेथ मुझे फॉलो कर रही है। फाइनल डेस्टिनेशन 20.0। ठीक तभी युग के बाबा उसे टोक कर उसके विचारों की रेलगाड़ी पलट देते हैं और पूछते हैं, कहाँ खोया हुआ है? युग कहता है, कहीं नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बाबा कहते हैं, सरोवर की घटना के बारे में सोच रहा है? युग कोई जवाब नहीं देता। बाबा कहते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, वो आगरा का बेस्ट हॉस्पिटल है पुष्पांजलि। सुना नहीं लाइफ गार्ड ने क्या कहा? तू वक्त पर नहीं पहुंचता तो। वैसे एक बात कहूं? युग बोलता है, क्या बाबा? बाबा कहते हैं, बहादुरी और मूर्खता के बीच की रेखा बहुत पतली है। कभी कभी हमें पता ही नहीं लग पाता हम बहादुरी का काम कर रहे हैं या मूर्खता का। युग बोलता है, मैं समझा नहीं बाबा। युग सब समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करता है। बाबा कहते हैं, मतलब कि तैरना ना आते हुए भी पानी में कूद जाना मूर्खता थी, बहादुरी नहीं। युग कहता है, पता नहीं बाबा, ये मुझसे अपने आप ही हो गया। वो कहते हैं ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट। मगर अच्छा हुआ ना बाबा, इसी बहाने मैंने तैरना सीख लिया। आपने भी तो ऐसे ही तैरना सीखा था। बाबा बोलते हैं, और अगर नहीं सीख पाता तो? युग को बहुत मन करता है कि वो बाबा को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दे, मगर वो जानता है इससे उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए वो चुप रहता है। बाबा भावुक होकर बोलते हैं, अगली बार कोई ऐसी हरकत करने से पहले अपनी माँ के बारे में सोच लेना। युग सहमति जताते हुए अपना सर हिलाता है। दूसरी तरफ स्कूल खत्म होने की घंटी बज चुकी है, मगर प्लेग्राउंड में स्पोर्टिंग इवेंट अब भी चालू है। हर्डल रेस की प्रतियोगिता कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दिलीप और बब्बन बेंच पर बैठे इसके चालू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी लल्लन वहां दौड़ा दौड़ा आता है और हांफते हुए बोलता है, भैया जी। दिलीप बोलता है, बोल। दिलीप और बब्बन हंसने लगते हैं। लल्लन कहता है, पूरा स्कूल छान मारा, युग कहीं नहीं है। दिलीप आश्चर्यचकित होकर बोलता है, कहीं नहीं है? साला हर्डल रेस शुरू होने वाला है और वो ना प्लेग्राउंड में है ना क्लासरूम में। इवेंट से पीछे हट गया का? बब्बन कहता है, भैया जी, वो तो कल जंपिंग जैक और लॉन्ग जंप इवेंट में भी भाग नहीं लिया था। दिलीप कहता है, हैं? कहीं छुट्टी तो नहीं मार लिया वो? चलो रे, पता करें जरा। दिलीप और उसके साथी स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में पहुंचते हैं और सुदाम चाचा को खैनी पीसते हुए पकड़ते हैं। सुदाम चाचा पूरे स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर संभालते हैं। दिलीप का उनके साथ पुरानी सेटिंग है। हर महीने के आखिर में दिलीप उनके खैनी की थैली में 100 की पत्ती रख दिया करता है और उसके महीने की फुल अटेंडेंस लग जाती है। लेकिन आज अचानक दिलीप को देखकर सुदाम चाचा घबरा जाते हैं और पूछते हैं, अरे दिलीप बेटा, आज कैसे आना हुआ? अभी तो आधा महीना ही हुआ है, हमसे कोनो गलती हुई गबा का? दिलीप कहता है, अरे नाही सुदाम चाचा, का हाल बा? ऐसा कोनो बात ना है, वो अटेंडेंस रजिस्टर के थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए था। ये बोलकर दिलीप उनकी खैनी की थैली के नीचे एक 50 की पत्ती रख देता है और कहता है, आप खाइए खैनी अपना।
ये सुनकर चाचा बेफिक्र हो जाते हैं और खैनी का गोला अपने निचले होंठ के पीछे दबाकर पूछते हैं, आप खाइएगा? दिलीप ना में सिर हिलाता है, मगर लल्लन कूद पड़ता है, हाँ चाचा हमको चाहिए। दिलीप चटाक से उसके सिर के पीछे चपट लगाते हुए कहता है, साले तुमसे देवनाथ बीड़ी नहीं संभलती, तुम बाबा बंगाली खैनी खाएगा, चलो काम पर लगो। लल्लन ड्रायर से अपनी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर निकाल कर लाता है और दिलीप युग की अटेंडेंस चेक करने लगता है। अरे साला, ये कलयुग तो पूरा हफ्ता गायब है बे। अटेंडेंस रजिस्टर में युग के नाम के आगे पूरे हफ्ते में लाल ए लगा दिया गया है। बब्बन रजिस्टर देखकर बोलता है, वो साला क्वालिफायर में तो ऐसे खेल रहा था जैसे सीधे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीतकर मोदी जी से हाथ मिलाएगा। अभी पूरा हफ्ता छुट्टी मार लिया है। दिलीप कहता है, ससुरा फोकट का हमसे इतना मेहनत करवा डाला बे, इससे तो अच्छा था हम खुद ही खेल में भाग ले लेते। ये कैसा सैंपल पीस है बे? लल्लन बोलता है, भाई जी लेकिन अब क्या, उसका एड्रेस कहां से लाएंगे? बब्बन कहता है, पिछली बार उसका पीछा करते करते हम ताजगंज पहुंच गए थे, वो जरूर ताजगंज में ही कहीं रहता है। दिलीप कहता है, अबे ताजगंज कोई छोटा इलाका थोड़ी ना है, 10 गो बस्ती तो सिर्फ उसके वेस्ट गेट में ही है। तीनों अपना सिर खुजाते हुए इस समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं, तभी सुदाम चाचा थूक भरे मुंह से बोल पड़ते हैं, इस समस्या का हल मिलेगा तुम्हें तिवारी जी के कंप्यूटर में। ये सुनकर तीनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे ये बात उन्हें पहले से ही पता थी, बस ध्यान नहीं आया। बच्चू तिवारी दफ्तर में क्लर्क का काम करता है। छुट्टी के बाद भी वो अक्सर दफ्तर में देर तक बैठा रहता है। दिलीप एंड कंपनी दफ्तर पहुंचते हैं और तिवारी को अकेले अपने डिब्बे के सामने बैठा हुआ पाते हैं। क्या दिलीप तिवारी से युग का एड्रेस निकलवा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं बनूंगा सुपर हीरो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।